Good afternoon, class. गुड आफ्टरनून। मैं आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। आप जो है ध्यान से इस क्लास को पढ़िएगा। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको सिमेट्रिकल कंपोनेंट जरूरी क्यों हैं और कैसे हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट को निकालते हैं और कितने फेज के सिस्टम के लिए कितने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, ये सब हम जान पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिकल कंपोनेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि एक पावर सिस्टम में कौन कौन से फॉल्ट्स अराइजेज होते हैं और सिस्टम के जो टाइप्स थे फॉल्ट के वो भी हम लोगों ने जाना था। अब कोई सिस्टम हेल्दी है और अनहेल्दी है। अगर सिस्टम हेल्दी है तो हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती सिमेट्रिकल कंपोनेंट की। जब सिस्टम अनहेल्दी है या अनबैलेंस है, तो जब कभी भी कोई सिस्टम जो है पावर सिस्टम अनबैलेंस होता है, अनबैलेंस अगर हो गया मतलब कि फॉल्ट आ गए, तो अनबैलेंस होने के कारण जो वोल्टेज, करंट और जो इम्पीडेंसेस है, ये तीनों अनइक्वल हो जाते हैं। तो हम इनका एनालिसिस आसानी से नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके लिए एक मेथड है कि हम एक अनबैलेंस सिस्टम को क्या कर सकते हैं कि फेज सीक्वेंसेस या सिमेट्रिकल कंपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट कैसे होंगे, कितने होंगे, इसके लिए एक थ्योरम आई थी, फोर्टेस्क्यू थ्योरम। फोर्टेस्क्यू थ्योरम्स कहती है कि कोई अगर एन फेज का अनबैलेंस सिस्टम है, एन फेज का अनबैलेंस सिस्टम है हमारे पास, एन फेज का अनबैलेंस सिस्टम है, तो इसको हम n-1 बैलेंस फेज सीक्वेंस of n phase and 1 0 फेज सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरली हम जो पावर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें 3 फेज का सिस्टम रहता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 10 फेज हो, तो 10 फेज के लिए सिमेट्रिकल कंपोनेंट कितने बनेंगे? n-1 मींस 9 सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स बनेंगे, जिसमें से n फेज के रहेंगे और एक जीरो सीक्वेंस बनेगा, वो भी n फेज का रहेगा। ठीक, तो हम जो है मोस्टली 3 फेज सिस्टम ही पढ़ते हैं। तो अगर हम 3 फेज सिस्टम को कंसीडर करें, अगर हम 3 फेज सिस्टम को कंसीडर करते हैं, तो फॉर ए 3 फेज सिस्टम for a 3-phase system, for a 3-phase system, तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स कितने होंगे? तो इन दिस केस 3-phase सिस्टम इज n = 3। तो अकॉर्डिंग टू फोर्टेस्क्यू थ्योरम n-1 दैट इज 3 - 2, 3 - 1 दैट इज 2। मतलब दो कंपोनेंट जो होंगे वो हम बैलेंस कंपोनेंट बनाएंगे और एक जो रहेगा वो जीरो सीक्वेंस रहेगा। तो जो दो कंपोनेंट इससे बनेंगे, एक का नाम हम बोलते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस और सेकेंड वन इज निगेटिव सीक्वेंस। तो 3 कंपोनेंट सिमेट्रिकल के 3 फेज के लिए बनते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। जो हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होता है,
इंपॉर्टेंट है। जो सिस्टम हमारा अनबैलेंस है, जिस फेजर सीक्वेंस में वो चलेगा, जिसका जैसा फेज सीक्वेंस उसका रहेगा अनबैलेंस सिस्टम का, पॉजिटिव सेम उसी को फॉलो करता है, निगेटिव उसके अपोजिट रहेगा, और जीरो सीक्वेंस में फेजेस सब सेम रहती है। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। तो अगर हमने थ्री फेज सिस्टम लिया, एक अनबैलेंस सिस्टम, फेजर बनाते हैं। बैलेंस के लिए तो हम लोग जानते ही हैं, एक हमने रेफरेंस लाइन ले ली, ये हमने ले लिया ए फेज बी, ए ले लिया। अब सिस्टम हमारा कैसा अनबैलेंस, तो इसके लिए हमने वी ए, यहाँ वी सी, और ऐसे ही एक अनबैलेंस वी बी बना लिया। ये हमारा ओरिजिनल अनबैलेंस सिस्टम है। अब हम इसको तीन कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, सिमेट्रिकल कंपोनेंट में, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। तो जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव सिस्टम जो बनेगा वो कैसा रहेगा, सिमेट्रिकल है, ठीक है, फेजेस में रहेंगे, लेकिन जो ओरिएंटेशन, जो सीक्वेंस जैसे ए के बाद सी और सी के बाद बी आ रहा है, सेम इसी तरीके से रहेगा, लेकिन वो रहेगा कैसा, बैलेंस रहेगा। तो अगर हमने वी ए ऐसे ही ले लिया तो वीबी जो वीसी बनेगा वो 120 डिग्री पे रहेगा, 120 डिग्री पे वीसी रहेगा। तो वीए वीसी, और यहां से जब हम बात करेंगे वीबी की, तो वीबी भी 120 डिग्री पे रहेगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिव सीक्वेंस। अच्छा, पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब यह है कि जिसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिले, जो अनबैलेंस सिस्टम है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जिसमें मिले उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस। अब अगर इस सीक्वेंस को बदल दें, जो ए सी बी है सिमेट्रिकल, इसके जैसा अनबैलेंस वाले की तरह अगर इसको हम चेंज कर दें, ए बी सी कर दें और सब बैलेंस में रहे, तो इसको बोलते हैं निगेटिव सीक्वेंस। ये इलेक्ट्रिकल डिग्री है, हो सकता है आपको लगे कि ये 120 डिग्री पे नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री है एंगल, ये इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री अपार्ट है इनका फेजर्स। तो जब हम निगेटिव को ड्रॉ करेंगे तो वीए के बाद वीबी, वीबी के बाद वीसी, ऑल फेजेस आर 120 डिग्री अपार्ट विथ ईच अदर इलेक्ट्रिकली। दिस इज द निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ठीक। अब हम अगर तीसरा ड्रॉ करें, इसको बोलते हैं जीरो। तो जीरो सब तीनों सेम फेज में रहते हैं, कोई फेज डिफरेंस उसमें नहीं रहता। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली तीनों का फेजर बना सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम इस पे सिंथेसिस करेंगे कि मैथमेटिकली इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिकली अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ए है वीए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सबको दिखाने के लिए, आप लोगों को यह समझने के लिए कि वीए ही है, लेकिन पॉजिटिव को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो पॉजिटिव को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा वीबी1 वीबी1। निगेटिव को हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जीरो को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रहे कि जब भी हम पॉजिटिव सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो उसके सफिक्स में हम 1 ऐड करेंगे, जब भी हम निगेटिव की बात कर रहे हैं तो सफिक्स में 2 ऐड करेंगे, और जब भी हम 0 की बात कर रहे हैं तो सफिक्स में 0 ऐड करेंगे। तो अब इसको जो है अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो जो हमारे पास सिस्टम था अनबैलेंस, उसका वीए किसके बराबर होगा। इसके वीए को हम इक्वेशन लिख सकते हैं, वीए इक्वल टू दैट इज द सम ऑफ वीए1 प्लस वीए2 प्लस वीए नॉट। इन सेम वे वी कैन राइट इक्वेशन फॉर वीबी इक्वल टू वीबी1 वीबी2 प्लस वीबी नॉट। इन सेम वे वी कैन राइट इक्वेशन फॉर वीसी, दैट इज द VC
1 VC2 and VC0. Some author are in some different book. Firstly they write zero sequence, after that they write positive sequence, after they write negative sequence. No matter, overall sum will give VA. So here is VA is VA, VB and VC. We can represent this by VP and VA1, VA2 and VA0. It can be represented by VS. इतना समझ में आया आपको? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने सिमेट्रिकल कंपोनेंट के बारे में जाना और सिमेट्रिकल कंपोनेंट कैसे रिलेट करता है एक अनबैलेंस सिस्टम के वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए।